Hello students, I'm Dr. Kavita Gautam, Associate Professor in Home Science working in Government Girls College, चौमू। बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में हमारा संवेगात्मक विकास का चैप्टर चल रहा था और मैंने आपको बताया था कि आज हम किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास के विषय में पढ़ेंगे। संवेगात्मक विकास जो है हमने पूर्व बाल्यावस्था में अध्ययन कर लिया, उत्तर बाल्यावस्था में अध्ययन कर लिया, अब किशोरावस्था में हम करेंगे। हर अवस्था में संवेगों में कुछ परिवर्तन आता है, इसलिए इसे अलग अलग अवस्था में हम अध्ययन करते हैं। किशोरावस्था जो है संवेगात्मक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, बिल्कुल एक भिन्न अवस्था है। किशोरावस्था के दौरान इसे अक्सर लोग कहते हैं तूफान एवं तनाव की अवस्था, और अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि किशोरावस्था को तूफान व तनाव की अवस्था क्यों कहा जाता है। और आज मुझे अपनी लाइव क्लास बहुत मिस कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर कक्षा में बच्चों के साथ में बहुत अच्छा वार्तालाप होता है, बहुत अच्छा डिस्कशन होता है, एंड आई एम मिसिंग दैट। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगी, मेरे को जो जानकारी है वो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। आप अपने अनुभव मुझसे साझा कीजिए। हमारे पास संचार का माध्यम है, अब हम इसी मोबाइल के द्वारा एक दूसरे तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं, तो आपके सुझाव आमंत्रित रहेंगे। तो जैसा मैं बता रही थी कि किशोरावस्था को तूफान एवं तनाव की अवस्था कहा जाता है, लेकिन आप लोगों के अनुभव के आधार पर मैं पूछूंगी, क्या आपको लगा कि आप किशोरावस्था में तूफान तनाव की अवस्था से गुजरे हैं? मेरे जो इतने वर्ष का अनुभव है बालकों के साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, उसमें हमेशा दो मत उभर के आए हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हाँ, ये तूफान तनाव की अवस्था या कुछ तूफान या कुछ तनाव हम लोगों ने इस अवस्था में महसूस किया। अधिकांश कहते हैं कि नहीं, हमारा तो सामान्य से गुजरा। और वो जब कहते हैं कि सामान्य सा गुजरा, तब मैं उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछती हूँ कि क्या आपने ये अनुभव किया, क्या आपके साथ ये कठिनाई हुई? तो बोले हाँ मैम, हुई थी। तो लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, बालक का दृष्टिकोण क्या है, दूसरे लोगों का दृष्टिकोण क्या है, वो इस बात को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे तूफान तनाव की अवस्था इसलिए बोला कि क्योंकि किशोरावस्था के प्रति, किशोरों के प्रति हमारे समाज में एक नकारात्मक इमेज बनी हुई है इस अवस्था के विषय में। तो क्या ये इतने नकारात्मक होते हैं क्योंकि किशोरों को माना जाता है उद्दंड, विध्वंसी, विद्रोह करने वाले, दंगा करने वाले, इस तरह के लेबल्स इनके ऊपर चिपके हुए हैं। तो क्या वास्तविकता में सब किशोर ऐसे होते हैं? नहीं, समाज में ऐसे बालकों की संख्या बहुत ही कम होती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो इतने कम अंश के आधार पर हम पूरी किशोरों को अगर हम ये कहने लग जाएं कि ये विध्वंसी हैं, नकारात्मक वो लगा लेते हैं, तो गलत है। वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया। एक मार्गरेट मीड नाम की मनोवैज्ञानिक थी, उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों में किशोरावस्था के ऊपर अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि अलग अलग संस्कृतियों में बालकों के किशोरावस्था के अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं। किसी संस्कृति में ये प्रोसेस जो है किशोरावस्था का, क्योंकि इसके अंदर हमारी लैंगिक परिपक्वता, हमारे को वयस्क बनाने की प्रक्रिया है, ये वयस्क बनने की एक कड़ी है, बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की एक कड़ी है। तो कुछ संस्कृतियां जो हैं वो इसे विशेष महत्व देती हैं। मार्गरेट मीड ने बताया कि कई ऐसी प्रजातियां हैं जहां पर किशोरावस्था का पदार्पण एक सेरेमनी की तरह से, एक मतलब एक विशेष अवसर की तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। उन्होंने पिक्चर्स वगैरह भी दिखाई है कि जैसे किसी लड़की का जब पहली बार मासिक धर्म आरंभ होता है तो एक बड़ी सी सेरेमनी होती है और पूरी कम्युनिटी को बुलाकर ये बताया जाता है कि हाँ, हमारी बच्ची अब स्त्री बन रही है, स्त्री बनने के बिल्कुल संपूर्ण योग्य सिद्ध हो गई है। तो वो उसको बड़े प्राउड
उसकी तरह से बताते हैं। और हमारी संस्कृति में हम लोग तो जल्दी से बताते ही नहीं हैं। यहाँ तक कि माएँ बेटियों को ये समझाती नहीं है कि आपके मासिक धर्म आने वाला है तो कैसे होगा, क्या होगा। और ये हमारे तो अलग अलग सांस्कृतिक, आप सोचिए जिस बालिका को पहले से पता है, उसको तैयार किया हुआ है, उसके लिए कोई भी बहुत टेंशन की अवस्था नहीं है। आप लोगों में से मैं अक्सर क्लास में पूछती हूँ कि कितने लोगों को पता था, तो बहुत कम छात्राएं बताती हैं कि उन्हें पूर्व में ज्ञान था, उन्हें कोई टेंशन नहीं हुआ। और जिन छात्राओं को ज्ञान नहीं था वो पहली बार घबरा गई कि ये हमारे साथ क्या हो गया। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। इसी तरह से कुछ संस्कृतियाँ ऐसी होती हैं जो कि किशोरों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखती हैं। वो चाहती हैं कि इस अवस्था में बच्चा बिल्कुल परिपक्व लोगों की तरह व्यवहार करे, वो परिवार का उत्तरदायित्व निर्वहन करे, या वो अकेला जीवन जीने के लिए बाहर चला जाए, जैसे पाश्चात्य संस्कृति में होता है। अमेरिका वगैरह में 18 साल की आयु पूरी होते ही बच्चा क्या होता है कि वो अपना इंडिपेंडेंट हाउस बनाने, अपने इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए बाहर चला जाता है परिवार को छोड़कर। तो सोचिए जब बच्चे को पता है कि अब मेरी वो अवस्था आने वाली है कि मुझे छोड़कर जाना है, तो उसके लिए कितना प्रेशर है कि मुझे कुछ ऐसा सीख लेना है कि मैं अपनी आजीविका चला सकूं। तो इस तरह के प्रेशर्स जिन लोगों के ऊपर होते हैं, उन बच्चों को ये एक तनाव की अवस्था लगती है। और कुछ संस्कृतियां ऐसी होती हैं जहाँ पर ये अवस्था बिना किसी विशेष, जहाँ पर बच्चों को सिक्योरिटी मिलती है। हालांकि बच्चों के अंदर कई परिवर्तन आते हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, लेकिन अगर उनकी जो परिवर्तन आ रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझने वाला समाज है, तो वहाँ पर ये तूफान और तनाव की अवस्था नहीं मानी जाती है और बच्चे उसको बड़े सुचारू रूप से एंजॉय करते हुए पार कर लेते हैं। समस्याएं आती हैं लेकिन समाधान भी होता जाता है। तो ये बिल्कुल दो मत हैं। ये तूफान तनाव की अवस्था कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। हमारे भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में हम देखा जाए तो हमारे समाज के अंदर किशोर जो होते हैं वो काफ़ी सुरक्षित होते हैं। हमारे यहाँ ये प्रेशर नहीं होता कि इसके तुरंत बाद बच्चों को परिवार छोड़कर जाना है, परिवार का आश्रय उनको सदा मिलता रहेगा, तो ये टेंशन उन पर नहीं होती है। लेकिन अपना सही कैरियर चुनाव करना इस अवस्था में हो जाता है, तो इसका बहुत प्रेशर रहता है। लड़कों को पता है कि उन्हें आजीविका अर्न करनी है, और आज के समाज में लड़कियों में भी ये भावना बराबर भाव से है कि हमें अपना कोई कैरियर चुनना है। तो कैरियर के हिसाब से हम कौन से विषय चुनें, हम कौन सी लाइन में जाएं। हमारे भारतीय एजुकेशन सिस्टम में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि कॉम्बिनेशंस में सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं। साइंस वाला बच्चा केवल साइंस के सब्जेक्ट पढ़ेगा, आर्ट्स वाला आर्ट्स के ही पढ़ेगा। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि हम ये लें या ना लें। मैं मेडिकल, जो बायोलॉजी में जाना चाहते हैं उनके सबके टारगेट होता है कि हम मेडिकल लाइन में ही जाएंगे। जो मैथ्स का लेता है उनका पहले होता था इंजीनियरिंग। अब बहुत सारी शाखाएं हो गई, पर ये बहुत सारी शाखाएं बच्चों के लिए मतलब एक तनाव का कारण है या उनको आनंद का, उनको रिलीफ दे रही है। तो देखा आजकल के बच्चों को जब हम देखते हैं किशोरावस्था में, वो बेहद तनाव से गुजरते हैं, वो बेहद कंफ्यूज्ड होते हैं। मैं ये लाइन चुन रहा हूँ क्योंकि ये पता होता है कि इस अवस्था में उसने जो सब्जेक्ट चुन लिया, जो लाइन चुन ली, जीवन भर उसको उसी में रहना होगा। हमारे यहाँ आराम से कोई लाइन परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये दबाव एक बहुत ज़बरदस्त दबाव रहता है। दूसरा जो है हमारे यहाँ भी लैंगिक परिपक्वता, तो इस अवस्था में बच्चों को बड़ी टेंशन रहती है कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ या नहीं हूँ। लड़कियों को रहता है कि मेरे में मातृत्व के सारे शारीरिक परिवर्तन जो आ रहे हैं वो मेरे को मातृत्व के लिए फिट सिद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे। लड़कों में भी होता है कि मेरे में पुरुषत्व के सारे लक्षण, सारे जो भी आवश्यक तत्व होते हैं वो सब मेरे में विद्यमान होंगे या नहीं होंगे। इस तरह के जो मन में रहती है। फिर हमारे समाज के अंदर लैंगिक परिवर्तन या लिंग के बारे में बात करना एक टैबू समझा जाता है। मतलब बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, भ्रमित हैं, लेकिन वो किसी से पूछ नहीं सकते, उनको कोई बताता नहीं है। तो बच्चे शर्मीले भी होते हैं और वो किसी से पूछ भी नहीं पाते। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये तनाव भी उनके ऊपर लगातार बना रहता है। दोनों के ही, लड़के और लड़की के मन में होता है कि क्या आगे मैं सही ढंग से परिवार चला पाऊँगा, परिवार के लिए मैं प्रजनन के योग्य हूँ या नहीं हूँ, आजीविका में अर्न कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। ये सब बातें हो गई। और लड़कियों में और लड़कों में ये भी रहता है कि पता नहीं मुझे उपयुक्त जीवन साथी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारी बातें इस अवस्था में बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये तनाव का कारण बन जाता है। फिर बहुत सारे उनके तनाव के कारण आगे हम डिस्कस करेंगे। तो
इन सबको मिलाकर लगता है कि कुछ कुछ तनाव की अवस्था ये है, लेकिन अगर इनका सही मार्गदर्शन किया जाए, इनको सही ढंग से सपोर्ट किया जाए, तो बच्चों की ये अवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से पार हो सकती है। दूसरा जो है इसमें, ये अवस्था संवेगात्मक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो इसको हाइटेंड इमोशनलिटी की अवस्था कहा जाता है। हाइटेंड इमोशनलिटी का मतलब है संवेगात्मकता, एक्सट्रीम इमोशन। बच्चे क्या होते हैं, बेहद इस अवस्था में बच्चे, क्योंकि इनके अंदर बहुत से शारीरिक परिवर्तन आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था किशोरावस्था के दौरान बहुत सारे हार्मोन्स स्रावित होते हैं जो हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस गड़बड़ कर देते हैं। वो हमारे लैंगिक परिवर्तन के लिए, लैंगिक परिपक्वता के लिए आवश्यक है, लेकिन हमारे शरीर में वो उथल पुथल मचा देते हैं। तो ये शारीरिक परिवर्तन और स्राव जो होते हैं, ये बच्चे के इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा हाइट में ले जाते हैं, मतलब बहुत एक्सट्रीम में, मतलब जो भी वो इमोशन फील करते हैं वो तीव्र गति से, तीव्रता का महसूस करते हैं। और बच्चे इस वक्त इतने सारे इमोशंस होते हैं, उनमें आपस में टकराव होता रहता है और इतने इमोशनल होते हैं, जल्दी से या तो बिल्कुल ही डिप्रेशन में ही बैठे रहेंगे, प्रफुल्लित होंगे तो बिल्कुल बावलों की तरह सेलिब्रेट करते रहेंगे। तो मतलब जो भी करते हैं वो होता है। और उनका जैसे ये मूडीनेस और ये सब इस अवस्था में बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। इस अवस्था में बच्चों में उनकी रुचि में भी परिवर्तन आ रहा होता है, और रुचि में परिवर्तन, जो चीज़ें उनको बाल्यावस्था में अच्छी लगती थी, अब उनकी रुचियाँ बिल्कुल भिन्न होती जा रही हैं। इन भिन्न रुचियों की वजह से भी उनके अंदर कन्फ्यूजन रहता है, उलझन रहती है कि जो हम पहले करते थे वो सही है, जो हम अब कर रहे हैं वो सही है, मुझे जो ये अलग चीज़ें पसंद आने लगी। जैसे इस अवस्था के अंदर बिल्कुल सामान्य भाव है कि इस अवस्था के जो बालक होते हैं वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन हमारे समाज के अंदर मतलब रुचि आने लग जाती है। अच्छा, लड़कियों में होता है कि अच्छे से कपड़े पहने, अच्छे से सजे संवरे, और कहीं दिमाग में कहीं किसी कोने में रहता है कि दूसरे लोग हमें नोटिस करके हमको अप्रिशिएट करें। तो ये रुचियों में जो परिवर्तन आ रहा है, समाज इसको कैसे ले रहा है? समाज में कहेंगे लोग इसको तो लड़कों में बड़ा इंटरेस्ट आने लग गया, या इसको लड़कियों में बड़ा इंटरेस्ट आने लग गया। तो लोग कोई टीका टिप्पणी ना कर दे, तो अपनी भावनाएं किसी के सामने जाहिर भी नहीं करते। तो ये सब चीज़ें मिलकर उसके मन में एक उलझन पैदा कर देती हैं। फिर इस अवस्था के बच्चों की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो अपने आप को बड़ा हीन समझते हैं। ये आप लोगों में से अधिकांश ने महसूस किया होगा, उनको लगता है कि मैं, दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं, मैं तो दूसरों से, अरे वो तो इतनी सुंदर है, मैं तो इतनी सुंदर भी नहीं हूँ, अरे इसके अंदर तो ये गुण है विद्यमान, मेरे में तो ये भी नहीं है। देखो ये दूसरे लोगों को कितनी आसानी से आकर्षित कर लेता है, मैं नहीं कर पाता हूँ। तो इस तरह की वो स्वयं को हीन समझने की प्रवृत्ति, क्यों? क्योंकि वो अपने जो भी उनके अंदर परिवर्तन आ रहे हैं उसके साथ वो कोप नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या हूँ, वास्तविकता में क्या हूँ। ये इस वक्त अपनी पहचान भी खोज रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर उसके मन में एक हीन भावना रहती है, एक संशय की स्थिति रहती है कि मैं सही हूँ, उपयुक्त हूँ या नहीं हूँ। और इन सब के कारणों से उसके अंदर एक आत्मविश्वास की कमी भी रहती है। आत्मविश्वास की कमी रहती है क्योंकि अपनी चीज़ों के बारे में सर्टेन ही नहीं है कि मेरे अंदर जो चेंज आ रहा है वो सही है, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। बहुत कम बच्चे होते हैं इस अवस्था में जो अपनी योग्यताओं के बारे में बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, या मैं उचित हूँ, मैं उपयुक्त हूँ। मन में कहीं ना कहीं कभी शरीर को लेकर, कभी अपनी बौद्धिक क्षमताओं को लेकर, कभी अपनी भूमिका को लेकर उनके मन में संशय की स्थिति रहती है, आत्मविश्वास की कमी रहती है। और इन सब कारणों से वो अक्सर उदास और खिन्न रहते हैं। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो रहते हैं। इनमें ये अपने शारीरिक परिवर्तनों के प्रति भी बहुत सचेत रहते हैं। उनको पता चल रहा है मेरी बॉडी के अंदर ही चेंज आ रहा है, मेरी बॉडी में मेरी शक्ल अब थोड़ी भिन्न दिखने लगी है, मैं अलग सा दिखने लगा हूँ। लड़कियाँ सोचने लग जाती हैं, उनमें संकोच आने लगता है। तो वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों से मिलना अवॉइड करते हैं कि क्योंकि मैं अजीब सा लग रहा हूँ, ये मन में उनमें भावना रहती है। तो वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों के संपर्क में आने से बचते हैं। ये अवस्था आपको भी ध्यान होगी, अधिकांश बच्चे जो होते हैं इस अवस्था में अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि नहीं आप लोग चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। इससे पहले तक बच्चे मचलते हैं कि हमें अपने साथ लेकर चलो जहाँ भी जा रहे हो। इस अवस्था के बच्चे कहते हैं कि नहीं हमें नहीं जाना है, मेरा मन ही नहीं है जाने का, नहीं मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है,
बहाने लगाकर वो नहीं जाना चाहते। बेसिकली इसके पीछे कारण ये होता है कि वो अपने प्रति इतने सचेत होते हैं, उनको लगता है कोई मेरे ऊपर टीका टिप्पणी ना कर दे, किसी ने कुछ कमेंट कर दिया तो इनको उससे बहुत ठेस पहुंचती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो लोगों से मिलना जुलना ही कम चाहते हैं। अपरिचित लोगों से मिलने में इनको अच्छा नहीं लगता है। फिर इनके अधिकांश जो भय होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, मैं पढ़ाई में फ़ेल तो नहीं हो जाऊंगा, मेरे साथ ये समस्या तो नहीं हो जाएगी, मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, मैं पंगु तो नहीं हो जाऊंगा। ऐसे ही इनके मन के अंदर बहुत सारी काल्पनिक भय रहते हैं और उस काल्पनिक भय की वजह से इनके मन में हमेशा बेचैनी रहती है, आकुलता रहते हैं, बेचैन रहते हैं हर वक्त। और किशोरावस्था कहते हैं दिवा स्वप्न देखने की अवस्था है। दिवा स्वप्न मतलब बैठे बैठे सपने देखना, जागते हुए सपने देखना, दिन में देखते जागी आंखों से। हर वक्त वो एक कल्पना लोक में विचरण करते रहते हैं। और अधिकांश जब उनसे अध्ययन किए गए तो देखा गया अधिकांश जो दिवा स्वप्न होते हैं वो या तो ये होते हैं कि मैं सब कुछ बदल डालूँगा, समाज को बदल दूँगा, या ऐसे होते हैं कि मैं तो बहुत ही पीड़ित व्यक्ति हूँ, लोग कितने बुरे हैं, मेरे साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अपने परिवार के प्रति भी होता है, लोग मेरे साथ करते हैं, मैं तो बिल्कुल इतना करा, मैं तो बिल्कुल शहीद हो गया हूँ। शहीद नायक जो होते हैं ना, ऐसी वाली फीलिंग होती है कि मैं तो बहुत मन में तो सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन दूसरे लोग मेरे को सही ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, मुझसे सही ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ये भाव उससे होता है। और ये हमेशा वास्तविकता से दूर रहते हैं, जो रियल सिचुएशन है उसकी जगह कल्पना ज़्यादा कर लेते हैं। एक छोटी सी कोई प्रॉब्लम होगी उसको सोच सोच के उसका विकराल रूप धारण कर लेते हैं। और इन सब कारण की वजह से इनको समायोजन में कठिनाई होती है। ये समायोजन में कठिनाई परिवार के अंदर भी होती है और स्कूल के अंदर भी इनके साथ में ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। फिर जैसे जैसे किशोरावस्था आगे बढ़ती है ये कुछ शांत होने लगते हैं, क्योंकि इनके साथ बौद्धिक परिपक्वता भी आती है और इनके हार्मोन्स वगैरह का लेवल जो होता है या शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं वो भी धीरे धीरे अब सेटल होने लग जाते हैं। और ये अपने लैंगिक परिवर्तनों के प्रति लेकिन फिर भी सचेत रहते हैं कि भाई मैं प्रजनन के योग होऊंगा नहीं होऊंगा, मेरा जो बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं ये नॉर्मल इसी ढंग से होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे समाज में कोई गाइड करने वाला तो है नहीं। और आरंभिक अवस्था जो होती है किशोरावस्था की, उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा हाइपर रहते हैं, मतलब खुद को चोट पहुंचा सकते हैं, दूसरों पे आक्रमण कर सकते हैं, इनके अंदर विध्वंस की प्रवृत्ति होती है। लेकिन जैसे जैसे किशोरावस्था आगे बढ़ती है, उत्तर किशोरावस्था का आ जाता है, मतलब 15-16 वर्ष के जब ये हो जाते हैं तब इनका शारीरिक रूप से ये विध्वंस वगैरह की प्रवृत्ति कम हो जाती है, लेकिन वाणी के मतलब मुंह से बोलकर किसी को भी वाणी से ठेस पहुंचा सकते हैं, चिढ़ाना, व्यंग करना, मजाक बनाना वगैरह ये तरीके अपना लेते हैं, मतलब मौखिक तरीक़ों की तरफ आ जाते हैं बजाय शारीरिक तरीक़ों की। और इस अवस्था में बच्चों के अंदर मूड स्विंग्स बहुत कॉमन होते हैं। मैंने बताया ना आपको पहले भी कि या तो बिल्कुल डिप्रेस रहेंगे, सुबह पता चला और डिप्रेशन का दौर चल रहा है, बहुत देर तक चलता जा रहा है, और कभी एकदम से इतने ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे, बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाएंगे और उसका कोई कारण स्पष्ट समझ में नहीं आता। और बेसिकली होता उनकी बॉडी में हार्मोन्स की वजह से है, लेकिन बच्चे ऐसी अवस्थाओं से भी बहुत परेशान होते हैं। तो इस वक्त इसको इसीलिए हाइटेंड इमोशनलिटी या अत्यधिक संवेदनता की अवस्था कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आज का मेरा व्याख्यान मैं यहीं रोकती हूँ। अगले व्याख्यान में मैं आपको एक एक संवेग के बारे में हम संक्षिप्त में डिस्कशन करेंगे। ओके।